हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है डिडक्शंस का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं डिडक्शंस के टॉपिक को। तो आज की वीडियो में जो डिडक्शन हम कवर करेंगे वो डिडक्शन डिफरेंट सेक्शंस के अंडर में आती हैं। वो हम कवर करेंगे 80C की डिडक्शंस को, 80CCC, 80CCD1, 80CCD2, 80CCD1B, 80D, 80DB एंड सेक्शन 80E। तो चलिए इन सेक्शंस को वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। तो जब हम डिडक्शंस देते हैं किसी भी पर्सन को उसकी ग्रॉस टोटल इनकम में से, तो उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि आपकी सेक्शन 80A में डिस्क्राइब हैं। तो 80A के अकॉर्डिंगली कौन कौन से रूल्स आते हैं। सो डिडक्शंस आर अलाउड फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, यानी कि जो भी आपकी डिडक्शन दी जाती है वो डिडक्शन जब आप ग्रॉस टोटल इनकम की कैलकुलेशन करते हैं उसके बाद जो है आपकी डिडक्शंस ग्रॉस टोटल इनकम में से दी जाती है। उसके बाद है टोटल डिडक्शन शैल नॉट बी मोर देन ग्रॉस टोटल इनकम, यानी कि जो भी आप टोटल डिडक्शंस देंगे किसी भी पर्सन को, वो जो डिडक्शंस है उसकी ग्रॉस टोटल इनकम से जो है वो ज़्यादा नहीं होती है। इसके बाद आता है नो डिडक्शंस आर अलाउड अगेंस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यानी कि कोई भी डिडक्शंस है 80C से लेकर 80U तक की, कोई भी डिडक्शन आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A में से एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से नहीं दी जाती। अब इसका रीजन ये होता है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे जो है आपका टैक्स जो लगता है वो 15% लगता है एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे जो टैक्स लगता है वो आपका 20% लगता है। तो अगर यदि आप देखते हैं तो आपकी मैक्सिमम टैक्स की स्लैब रेट जो है वो 30% है। तो यहाँ पर जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा आपको पहले ही बेनिफिट दिया जा चुका है, क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर आपका टैक्स 15% है एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपका टैक्स जो है वो 20% है। तो इसलिए कोई भी जो डिडक्शन है वो डिडक्शन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A में से एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से जो है ये आपकी कोई भी डिडक्शंस अलाउड नहीं होती। तो चलिए सबसे पहले हम डिडक्शन डिस्कस करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ये आती है आपकी सेक्शन 80C में डिडक्शन आती है। तो 80C में कौन सी डिडक्शंस आती है। 80C में अगर यदि कोई पर्सन कहीं भी इन्वेस्टमेंट करता है या कुछ एक्सपेंसेस हैं या सेविंग्स हैं, तो इनके रिगार्डिंग जो है 80C में डिडक्शन आती है। तो जो 80C की डिडक्शंस है वो एक इंडिविजुअल को मिलती है, एक HUF को मिलती है जो कि इंडिया में रेजिडेंट है, यानी कि अगर यदि वो पर्सन NRI है या फिर कोई फर्म है या कंपनी है या अदर एसोसिएशंस हैं इंडिविजुअल और HUF के अलावा, उनको ये डिडक्शन जो है 80C में नहीं मिलती है। तो जो मैक्सिमम एग्जेम्पशन है या मैक्सिमम डिडक्शंस है 80C में वो आपकी 1,50,000 रुपीज़ है। तो मैक्सिमम का मतलब अगर यदि कोई पर्सन जो है इससे कम इन्वेस्टमेंट करता है या एक्सपेंसेस हैं या सेविंग्स है तो उसको कम अमाउंट की मिलेगी, यानी कि जो मैक्सिमम लिमिट है इसमें 1,50,000 रुपीज़ की है। तो एक बारी हम देख लेते हैं कि कौन कौन से बेनिफिट्स, कौन कहाँ पर इन्वेस्टमेंट या सेविंग करता है उसको पर्सन को ये बेनिफिट मिलता है। तो जो क्वेश्चंस में है मैक्सिमम आपको ये पॉइंट्स मिलते हैं कि इंश्योरेंस के प्रीमियम की पेमेंट होती है। इंश्योरेंस के प्रीमियम में सेल्फ का हो सकता है, स्पाउस का हो सकता है एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन का हो सकता है। इसके बाद प्रोविडेंट फंड, डिफरेंट टाइप के प्रोविडेंट फंड होते हैं, PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड, RPF, SPF। तो यहाँ पर सेविंग की जाती है तो 80C में बेनिफिट मिलता है। इसके बाद जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का PPF है। अब ये पॉइंट भी क्वेश्चन में आपको पूछ लिया जाता है कि इंस्टॉलमेंट पेमेंट फॉर रीपेमेंट ऑफ हाउस लोन, यानी कि अगर यदि आप हाउस लोन की रीपेमेंट करते हैं प्रिंसिपल अमाउंट की तो वो भी जो है 80C में आता है। इसके बाद आता है ट्यूशन फीस, अगर बच्चों की ट्यूशन फीस जो दी जाती है स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की, तो वहाँ पर भी आपकी 80C में ये बेनिफिट मिलता है। तो मैक्सिमम ये 2 चिल्ड्रन तक जो है ये आपकी अलाउड होती है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड में अगर यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, NSE के 8th इशू जो होता है, 8th 9th इशू जो आता है उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। जो आपकी टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट होती हैं उनमें आप पैसा डालते हैं, पोस्ट ऑफिस में पैसा डालते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना में अमाउंट अगर यदि आप डिपॉजिट करवाते हैं। इसके अलावा जो NSE में जो इंटरेस्ट आपका आता है वो NSE का इंटरेस्ट भी आपको 80C में जो है वो बेनिफिट में आपको मिलता है। इसके बाद जो सेकंड सेक्शन आती है वो आती है आपकी 80CCC। 80CCC में क्या है कि अगर यदि कोई पर्सन पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन करता है तो पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन करता है तो उसको ये 80C में बेनिफिट मिलता है।
तो पेंशन फंड आपके LIC के द्वारा या किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है आपका चलता है, तो वहाँ पर ये अमाउंट आपकी डिपॉजिट करवाई जाती है, तो ATC में ये बेनिफिट मिलता है। तो इसमें जो मैक्सिमम जो लिमिट है ATC में वो वही 1,50,000 रुपीज़ की है। मैक्सिमम जो लिमिट है 1,50,000। अगर यदि इससे कम अमाउंट जमा करवाई जाती है पेंशन फंड में तो उससे कम अमाउंट का जो है ये बेनिफिट मिलता है। मैक्सिमम लिमिट 1,50,000 रुपीज़ की ATC में रहती है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन आती है वो आती है आपकी ATCCD की, ATCCD की। ATCCD या CCD जो है वो आपकी कम्प्लीटली न्यू पेंशन स्कीम से रिगार्डिंग है। नेशनल पेंशन स्कीम जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की है उसके रिगार्डिंग आपका ये ATCCD वाला जो है सिस्टम है। तो ATCCD सेक्शन में जो है 3 डिफरेंट सब सेक्शंस आती हैं जिसका नाम है ATCCD 1 और ATCCD 2 एंड ATCCD 1B। तो इसमें डिफरेंट आपकी अमाउंट जमा करवाई जाती हैं और उसके जो हैं डिडक्शंस के डिफरेंट जो है वो लिमिट है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ATCCD 1 में। अब ATCCD 1 में क्या है कि ATCCD 1 में जो डिडक्शंस अलाउड होती है, डिडक्शंस अवेलेबल टू इंडिविजुअल फॉर कंट्रीब्यूटिंग मेड टू द NPS, यानी कि जो आपकी नेशनल पेंशन स्कीम है उसमें अगर यदि कोई इंडिविजुअल पैसा जमा करवाता है तो वहां पर उसको ATCCD 1 में ये बेनिफिट मिलता है। अगर यदि वो पर्सन सैलरीड एम्प्लॉय है तो वो जो मैक्सिमम होता है उसका 10% ऑफ सैलरी का आता है। इसमें सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस दोनों को जोड़ के वो मैक्सिमम जो है वो 10% जो है वो डिपॉजिट करवा सकता है। अगर यदि वो नॉन सैलरीड पर्सन है तो वो 20% ऑफ ग्रोस टोटल इनकम का जमा करवा सकता है या 1,50,000 रुपीज़। ठीक है ना, 1,50,000 रुपीज़ जो है इसमें मैक्सिमम लिमिट है। क्लियर हो गया? यानी कि एक पर्सन जो है सैलरीड पर्सन है जो वो 10% ऑफ बेसिक पे एंड DA के लिए, और सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल है तो वो 20% ऑफ ग्रोस टोटल इनकम का। तो जो मैक्सिमम कैपिंग लिमिट है इसमें 1,50,000 रुपीज़ की है ATCCD 1 में। अब आती है आपकी ATCCD 2 में। ATCCD 2 में क्या है कि अगर आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट करता है आपकी पेंशन स्कीम में, नेशनल पेंशन स्कीम में, उसके रिगार्डिंग जो सेक्शन एप्लीकेबल होती है वो आपकी ATCCD 2 एप्लीकेबल होती है। तो यहाँ पर भी जो मैक्सिमम डिडक्शन जो है वो 10% मिलती है सैलरी की। ठीक है, सैलरी में वही बेसिक पे और डियरनेस अलाउंस जुड़ जाता है। ठीक है ना, तो ये जो है मैक्सिमम लिमिट जो है ATCCD 2 में जो है 10% ऑफ सैलरी की मिलती है। राइट। अब इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन आती है वो आती है आपकी ATCCD 1B। ATCCD 1B में क्या है कि ATCCD 1B में एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरी पर्सन इन इंडिया, यानी कि कोई भी पर्सन जो है ATCCD 1B में अपना अकाउंट ओपन करके पेंशन फंड में जो है कंट्रीब्यूशन कर सकता है। तो ये जो मैक्सिमम जो कंट्रीब्यूशन है इसमें जो है 50,000 रुपीज़ का आपको एप्लीकेबल है, यानी कि किसी भी पर्सन के लिए जो है ATCCD 1B में 50,000 रुपीज़ अलग से उसको ये बेनिफिट मिलेगा। ये दोनों के लिए अगर यदि सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉयड है वो यहाँ पर एक सेपरेट अकाउंट खोलकर वो ATCCD 1B में 50,000 रुपीज़ जो है डिपॉजिट करवा सकता है। तो इसलिए जो आपकी टोटल जो मैक्सिमम जो डिडक्शंस एप्लीकेबल हो जाती है ATCCD में वो 2 लाख रुपीज़ की हो जाती है, यानी कि ATCCD 1 में और ATCCD 1B टोटल कंप्लीट अगर यदि हम देखेंगे तो जो ये अमाउंट है वो 2 लाख रुपीज़ की बन जाती है। सो इसके बाद आता है लिमिट ऑफ डिडक्शंस अंडर सेक्शन ATCCCC एंड ATCCD। ठीक है, तो ATCCCC और CCD तक की जो लिमिट आती है वो आपकी 1,50,000 रुपीज़ तक आती है। राइट। लेकिन अगर यदि कोई पर्सन ATCCD 1B में अगर पैसा और जमा करवा देता है तो ये जो आपकी डिडक्शंस की लिमिट है ये 50,000 रुपीज़ से बढ़ जाएगी, यानी कि टोटल जो डिडक्शंस है वो अगर यदि हम देखते हैं ATCCCC और CCD 1B की अगर यदि हम टोटल करते हैं तो ये आपकी मैक्सिमम लिमिट जो है वो 2 लाख रुपीज़ तक बन जाती है। ठीक है, तो ये इसको आप सेपरेटली देख सकते हो। इसको सम अप में ATC में आपकी आ गई 1,50,000 की, ATCCC में भी आपकी 1,50,000 रुपीज़ की, ATCCD में 1,50,000 रुपीज़ की, और ATCCD 1B में एडिशनल आपको 50,000 मिलके ये टोटल जो अमाउंट बन जाती है वो आपकी 2 लाख रुपीज़ बन जाती है। अब जो नेक्स्ट सेक्शन आती है वो आती है आपकी ATD की। ATD की जो सेक्शंस है
वो किसके रिगार्डिंग है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के रिगार्डिंग। अगर यदि कोई पर्सन अपना खुद का स्पाउस का डिपेंडेंट चिल्ड्रन का अगर यदि मेडिकल इंश्योरेंस लेता है और उसके ऊपर प्रीमियम की पेमेंट करता है तो 25,000 रुपीज जो है ये मैक्सिमम बेनिफिट उसको मिलता है। इसी के साथ अगर यदि वो अपने पेरेंट्स का भी इंश्योरेंस करवाता है तो 25,000 रुपीज उसको एडिशनल बेनिफिट और मिल जाएगा पेरेंट्स के रिगार्डिंग। अगर यदि पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो ये 50,000 रुपीज जो है हो जाएगा, 25,000 के अलावा 50,000 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए 80D की डिडक्शंस को देने के लिए आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, इसमें अदर देन कैश आप पेमेंट करेंगे ना तभी ये बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अगर कैश में ये पेमेंट की जाती है तो बेनिफिट नहीं मिलेगा, अदर देन कैश आप पेमेंट करेंगे जब भी बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए जो है एक पर्सन को 5,000 रुपीज का एक एडिशनल बेनिफिट मिलता है। 5,000 रुपीज अगर यदि कोई भी पर्सन जो है अपना खुद का, स्पाउस का, चिल्ड्रन का एंड पेरेंट्स का, डिपेंडेंट पेरेंट्स का अगर यदि हेल्थ चेकअप करवाता है तो ये 5,000 रुपीज उसको प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए मिल जाते हैं। इसमें जो है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में वो पर्सन जो है अदर देन कैश भी पेमेंट कर सकता है, मतलब कैश में ही पेमेंट कर सकता है। इसके अलावा अगर यदि इंश्योरेंस की पेमेंट करनी है तो उसको अदर देन कैश करनी है। ठीक है, ये 5,000 रुपीज की जो अमाउंट है ये 25,000 रुपीज में इंक्लूड है, यानी कि 25 + 5 30,000 को उसको बेनिफिट मिलेगा। जो मैक्सिमम कैपिंग लिमिट है यहाँ पर 25,000 रुपीज की है। 80D की डिडक्शंस को एक बारी हम सम अप में देख लेते हैं। अगर यदि मान लीजिए कोई पर्सन अपना खुद का इंश्योरेंस लेता है तो 25,000 और पेरेंट्स की भी एज अगर 60 ईयर से बिलो है तो भी 25,000 रुपीज का उसको यहाँ पे बेनिफिट मिल जाता है। तो टोटल जो अमाउंट मैक्सिमम जो है 50,000 है। इसमें अगर यदि पेरेंट सीनियर सिटीजन है तो ये डिडक्शन मिल जाती है 25 तो सेल्फ के लिए, 50,000 पेरेंट के लिए, तो टोटल 75,000। अगर दोनों ही सीनियर सिटीजन है यानी कि जो SSC है वो भी और जो पेरेंट्स हैं वो भी, तो यहाँ पर 50,000 + 50,000 और ये हो जाएगा 1 लाख रुपीज का। नेक्स्ट डिडक्शन आती है 80DD की। 80DD में क्या है कि अगर यदि कोई SSC है, उसका कोई रिलेटिव है उसके ऊपर डिपेंडेंट है और उसकी रिहेबिलिटेशंस के लिए वो कुछ खर्चा करता है तो उसके रिगार्डिंग उसको ये डिडक्शन मिलती है। तो इसमें डिडक्शन जो है ये अमाउंट मैक्सिमम नहीं है, फिक्स अमाउंट है, यानी कि 75,000 रुपीज जो है वो फिक्स अमाउंट है। अगर यदि वो पर्सन सिंपल डिसेबल है, सिंपल डिसेबल मतलब उसकी डिसेबिलिटी 40% से अबाउ है लेकिन 80% से कम है तो उसको हम सिंपल डिसेबिलिटी की कैटेगरी में लेके आएंगे, तो वहां पर जो डिडक्शंस है वो 75,000 रुपीज की मिलेगी। अगर सीवियर डिसेबिलिटी है तो ये वाली जो डिडक्शंस है वो 1,25,000 रुपीज की हो जाती है। मतलब अगर यदि उस पर्सन की डिसेबिलिटी 80% से ज़्यादा है तो यहाँ पर सीवियर डिसेबिलिटी मानी जाएगी और जो उसको डिडक्शंस है वो 1,25,000 रुपीज की फिक्स मिल जाएगी। यानी कि जो भी अमाउंट है यहाँ पर इस कैटेगरी में है तो 75,000 लेस हो जाएगा और इस कैटेगरी में डिपेंडेंट है तो 1,25,000 लेस हो जाएगा। इसके बाद आता है 80DD की डिडक्शंस। इसमें आता है कि अगर यदि कोई पर्सन किसी स्पेसिफिक डिजीज के रिगार्डिंग अगर अपना ट्रीटमेंट करवाता है और उस ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग कुछ एक्सपेंसेस स्पेंड करता है तो वहां पर जो मैक्सिमम लिमिट है 40,000 रुपीज की है, या फिर जो अमाउंट वो उस पर स्पेंड करता है उस डिजीज के रिगार्डिंग जो ट्रीटमेंट करवाता है, जो भी उन दोनों में से कम होगा उसको डिडक्शन ये मिल जाएगी। अगर यदि सीनियर सिटीजन है या वेरी सीनियर सिटीजन है तो ये जो लिमिट है वो 1 लाख रुपीज की हो जाती है। 1 लाख और अमाउंट एक्चुअली पेड विच एवर इज लेस। अगर यदि इसके रिगार्डिंग कुछ भी अमाउंट रिइंबर्स होता है उसको इंश्योरेंस कंपनी से या एम्प्लॉयर से तो वो अमाउंट यहाँ पर लेस हो जाती है। मान लीजिए उस पर्सन ने 50,000 रुपीज स्पेंड किया है अपनी डिजीज के रिगार्डिंग और 20,000 रुपीज मान लीजिए एम्प्लॉयर ने रिइंबर्स कर दिया या इंश्योरेंस कंपनी ने रिइंबर्स कर दिया, तो 30,000 रुपीज यहाँ पर बैलेंस बचता है। तो 30,000 और 40,000 में जो भी कम अमाउंट है तो यानी पर 30,000 रुपीज कम है तो 30,000 रुपीज की उसको 80DD में जो है वो डिडक्शन मिल जाएगी। क्लियर होगी बात ये। इसके बाद आती है नेक्स्ट डिडक्शंस आती है आपकी 80E। 80E में आता है कि अगर यदि कोई पर्सन सेल्फ की स्टडी के लिए, स्पाउस की स्टडी के लिए या बच्चों की स्टडी के लिए कोई हायर एजुकेशन का लोन लेता है तो उस लोन के रिगार्डिंग वो इंटरेस्ट की जो पेमेंट करता है तो उस इंटरेस्ट की डिडक्शन उसको मिलेगी। यानी कि 80E में जो डिडक्शन मिलेगी हायर एजुकेशन के लिए जो लोन लिया जाता है उस पर जो इंटरेस्ट की पेमेंट की जाती है
तो सिर्फ इंटरेस्ट का ही क्लेम होगा, वो अलाउड होगा, प्रिंसिपल अमाउंट का क्लेम जो है अलाउड नहीं होगा। तो कितना, इसमें लिमिट कुछ नहीं है कि जितना भी इंटरेस्ट बनता है सारा का सारा इंटरेस्ट जो है वो डिडक्टेबल होता है, और मैक्सिमम ये जो इंटरेस्ट है 8 ईयर्स तक जो है वो अलाउड होता है। या फिर अगर यदि आपने इंटरेस्ट पहले पेमेंट कर दिया है तो जिस भी साल में वो आपने पेमेंट कर दिया उस साल आपको ये डिडक्शंस अलाउड हो जाएगी। मैक्सिमम जो है ये 8 ईयर्स के लिए जो ये डिडक्शन जो है वो अलाउड होगी। तो आज की वीडियो में हम इतनी डिडक्शंस को कवर करेंगे, बाकी डिडक्शंस हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको ये सारी डिडक्शंस क्लियर हो गई होंगी। आप अपना कमेंट जरूर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।